नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे 21 फरवरी 2023 को जो हमारा योग का पेपर हुआ था उसमें हम पार्ट 6 करेंगे, जिसमें 51 से लेकर के 60 तक प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको कंप्लीट PYQs अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर कोई भी कोर्स परचेज करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होते हैं, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। सबसे पहले है 51 नंबर प्रश्न। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जिनको कुलीन मानते हैं वो कौन है? हठ प्रदीपिका के राइटर है स्वामी स्वात्माराम जी। उन्होंने कुलीन योगी किसको मानते हैं ये बात कही है। तो अगर आपने खेचरी मुद्रा के बारे में जानते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं हैं जिनमें से एक खेचरी है। खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया है कि ये जो है दृष्टि भ्रूमध्य और कपाल कुहर में जीभ लगा लेते हैं। कपाल कुहर में जीभ को लगाने से आपकी क्या होती है? खेचरी मुद्रा हो जाती है, तभी कहते हैं खेचरी मुद्रा होती है। ठीक है, दृष्टि भ्रूमध्य और कपाल कुहर में जीभ लगाना। कुछ लोग मानते हैं कि केवल और केवल जीभ को कपाल कुहर में लगाने से खेचरी हो जाती है, ऐसा नहीं है। दृष्टि को भ्रूमध्य में लगाना होता है खेचरी मुद्रा में, तब जाकर के आपकी पूरी खेचरी मानी जाती है, प्रत्येक ग्रंथ का ये कहना है। खेचरी मुद्रा में जीभ को काटना होता है, जैसे कि आपको पता है छेदन, चालन, दोहन 3 क्रम होते हैं। इसमें हठ प्रदीपिका में ऐसा कहा जाता है, कहता जो गोमांस भक्ष्य नित्यम पिबेद अमर वारुणीम कुलीनम तम अहम मन्ये च इत्र कुलघात का, लगभग तीसरे अध्याय का 46 नंबर ये श्लोक आपको मिलता है। लगभग कहने का अभिप्राय ये है क्योंकि कुछ हठ प्रदीपिका के प्रकाशन है जिसमें ये 45 नंबर पर मिल सकता है,
कुछ ऐसे जिसमें 47 मिल सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, ऐसा कुछ प्रकाशन में डिफरेंट है। तो 346 में ये एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। कैवल्य धाम के अनुसार मैं ये आपको रेफरेंस दे रहा हूं। तो वहां पर क्या कहा, गोमांस भक्ष्ये नित्यम पिबेद अमर वारुणी। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर है वो सी और डी हो जाएगा, माने ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। अब यहां पर आपको एक बात और जाननी है कि गोमांस भक्षण मतलब गौ मीन्स नॉट काउ। यहां पर महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कहते गो शब्द का अर्थ कहते क्या जानना, जिह्वा जानना। कहते जीव को जो है गो शब्द कहा है मैंने, और उसका प्रवेश तत्प्रवेशो ही तालुनी, उसको तालु में प्रवेश करना। तालु में प्रवेश करने से कहते तालु में प्रवेश करेंगे तो रस्सा पैदा होगा, तो गोमांस मतलब गोमांस भक्ष्य मतलब खाया जाएगा, तो वो होगा जीवा का तालु में प्रवेश करना, वो गोमांस भक्षण की क्रिया बताई है उन्होंने। और इससे क्या होगा, गोमांस भक्षण करने से महापातक बड़े से बड़े पाप कहते हैं आपके नष्ट हो जाएंगे, महापातक नाश होना बताया गया। तो एकमात्र चीज आती है महापातक गोमांस भक्षण करने से। और गोमांस भक्षण का संबंध किस मुद्रा से है, खेचरी मुद्रा से। खेचरी मुद्रा को और क्या बोला गया है, व्योम चक्र बोला गया है। ये वर्ड आप जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ में एक मध्य चक्र शब्द भी मिलता है, मध्य चक्र जालंधर बंद को कहा जाता है, जालंधर बंद को। तो ये बेसिक बातें ध्यान रखें। इसी में खेचरी मुद्रा में 3 क्रम है, उनका जरूर ध्यान रखें, छेदन, चालन और दोहन। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, छेदन चालन दोहन क्रम पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। और प्रत्येक 7 दिन बाद में जीभ को काटने का विधान है। पूरी खेचरी मुद्रा को मैंने कंप्लीट कोर्स में आपके सामने डिस्कस किया है, तो वहां पर जाकर के आप अच्छे से सिस्टमेटिक इसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं। यहां पर एक बात और जाननी जरूरी है, सृष्टि संहार कारक कहते कौन होता है। सृष्टि संहार कारक में बताया गया, कहते हैं जो शीतकारी कुंभक करता है वह सृष्टि संहार कारक बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। और वह कामदेव के समान भी बन जाता है, कामदेव के समान भी बनना उसको बताया गया है। ऐसी बातें हमें देखने को मिलती है। यहां पर एक ऑप्शन नंबर बी है जहां पर लिखा गया सोमपानम करोति है, उसके बारे में भी आप जान लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। कहते जो आधे मास मतलब 15 दिन तक जीव को कहते ऊपर तालु में प्रवेश करके रखता है, कहता वह मृत्यु को जीत लेता है। ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। तो ये सारे ऑप्शन पर हमने डिस्कस कर लिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ अपना ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। शिव संहिता के अनुसार नियम क्या है। नियम तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, शिव संहिता में किसी प्रकार के योग का वर्णन नहीं है कि आप सोचें कि उसमें अष्टांग योग है, षडांग योग है, ऐसा नहीं है। उसमें केवल और केवल 4 योग आते हैं, मंत्रलय, हठराज, जो कि 4 प्रकार के साधकों के लिए है। परंतु नियम का जो डिस्कशन है वो 3rd यूनिट में चर्चा आपको देखने को मिलती है। 3rd यूनिट में आसन पर भी चर्चा की गई है, नियम भी कुछ बताए गए हैं, सदगुरु का वर्णन किया गया है, सदगुरु का वर्णन है, और 6 जो सिद्धि प्राप्ति के उपाय हैं उन 6 का वर्णन किया गया है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें की गई है। तो इसमें आपको यहाँ नियम की बात है, पथ्य अपथ्य आहार पर भी चर्चा की गई। नियम कौन से हैं, तो नियम के बारे में चर्चा मिलती है, यमों का वर्णन नहीं है शिव संहिता में। नियम कौन से वो जानते हैं हम। शिव संहिता में यदि आप देखेंगे 3/42 वहां पर धृति, क्षमा, तपह, शौचम, ह्री, मति, गुरु सेवनम, धृति, क्षमा, तपह, शौचम, ह्री, मतिर, गुरु सेवनम, सदेतानि परम योगी नियमानि समाचरित। इस प्रकार से तीसरे अध्याय के 42 नंबर जो श्लोक है उसमें यह बात की गई है। धृति ऑप्शन नंबर ए में है, क्षमा ऑप्शन नंबर सी में है, और शौच भी आपको दिया गया है ई में। तो इस प्रकार से ए सी ई जहां पर भी होगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है उसको आप राइट कर देंगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और शिव संहिता की खासियत है कि उसको पटलों में बांटा गया, पटल में बांटा गया है। इसके हर अध्याय में क्या क्या चर्चा हुई है वो एक्स्ट्रा बातें आपको जरूर पता हो, क्योंकि एग्जामिनर एक्स्ट्रा यहां से नेक्स्ट प्रश्न ये बना सकता है कि इसको सीक्वेंस में करो। कल को नियम दे देंगे और कहेंगे शिव संहिता के जो नियम बताए गए उनको सीक्वेंस अरेंज करो, तो श्लोक आपको याद होना चाहिए। धृति, क्षमा, तपः, शौचम, ह्री, मति, गुरु सेवनम, ये 7 शब्द है, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो ये प्रश्न डाइट एंड न्यूट्रिशन का है, डाइट एंड न्यूट्रिशन का है। यूनिट 6 में हमारे एनाटॉमी, डाइट एंड न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी उसमें से है। थोड़ा प्रश्न इस तरीके का है कि मैं बार बार कहता हूं ऐसे प्रश्नों को इंग्लिश में देखना चाहिए, तो इंग्लिश में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एग्जांपल्स ऑफ कीटोजेनिक अमीनो एसिड। कीटोजेनिक अमीनो एसिड है वो क्या है। पहले तो अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम अमीनो एसिड बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं लगभग 22 टाइप्स के होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स
और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, भोजन में होने चाहिए, भोजन में आवश्यक होते हैं। नॉन एसेंशियल जो भोजन में होने आवश्यक नहीं है, शरीर अपने आप उनको फॉर्म कर लेता है। तो वो काफी जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, उनके नाम आपको पता होंगे, लिस्ट आपको दी गई है जब आप कंप्लीट कोर्स परचेज करते हैं, उसमें लिस्ट A to Z मिल जाती है। तो यहाँ पर कीटोजेनिक का मतलब क्या है? तो प्रोटीन जो होता है वो शरीर को निर्माण करने का काम करता है, बट आवश्यकता पड़ने पर यह ऊर्जा भी दे सकता है, आपको एनर्जी भी दे सकता है, और शरीर में जो है वसा के रूप में भी काम कर सकता है, वसा के रूप में भी काम कर सकता है। ऊर्जा का मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में काम कर सकता है। तो जब प्रोटीन से ग्लूकोज बनाया जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोजेनिक, जो अमीनो एसिड ग्लूकोजेनिक है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करेंगे वो ग्लूकोजेनिक है, और जो अमीनो एसिड वसा माने फैटी एसिड का निर्माण करेंगे वो कीटोजेनिक होते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है साहब, याद रखिएगा, कल को पूछ लेंगे कीटोजेनिक से मतलब क्या है। तो जो वसीय अम्ल है ना, वसा का निर्माण करते हैं, फैटी एसिड्स का निर्माण करते हैं, वो कीटोजेनिक होते हैं, और जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं वो ग्लूकोजेनिक होते हैं। तो यहां पर जो कीटोजेनिक है, कीटोजेनिक, कीटोजेनिक केवल टोटल 4 हैं, और चारों से ही प्रश्न बना दिया है। ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, एक ये हो गया, और है टायरोसिन एंड फिनेलैलानिन। ये जो है आपके 4 कीटोजेनिक अमीनो एसिड है, इन्हीं चारों से प्रश्न आ गया, 4 ही है, इनको रट लेंगे, चारों आपके कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स है। ऑप्शन नंबर सी एंड डी आपका राइट होगा, माने ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहां पर राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा जो जानना है, कल को पूछेगा ग्लूकोजेनिक कौन से प्रोटीन है, तो ग्लूकोजेनिक के बारे में, ग्लूकोजेनिक 3 है, एक है सिस्टीन, दूसरा एलेनिन, तीसरा मिथियोनाइन। ये 3 जो है आपके ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड बोले जाते हैं, सिस्टीन, एलेनिन और मिथियोनिन। कल को प्रश्न यहां से आ सकता है, तो थोड़ा रेडी रहेंगे। ग्लूकोजेनिक जो ग्लूकोज बना देते हैं, प्रोटीन का वो भाग जो अमीनो एसिड्स, और जो वसा का निर्माण करते, फैटी एसिड का निर्माण करते हैं, उनको कीटोजेनिक बोलते हैं। और कीटोजेनिक का वर्णन आपको यहां पर ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया, 4 सी और डी ऑप्शन में है, वो 4 ही है, चारों का ही आपसे प्रश्न पूछ लिया, इनको ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। तो यहां पर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर से एनाटॉमी का प्रश्न है, तो मैंने पहले कहा है एनाटॉमी, डाइटेन्यूट्रिशन, साइकोलॉजी या ऐसे कोई प्रश्न होते हैं जो इंग्लिश में ओरिजिन है जिनका, तो उनको इंग्लिश में ही देखें। तो देखते हैं इस प्रश्न को इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 54 आपके सामने इंग्लिश में अवेलेबल है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से हैं? तो अगर आपको बाकी पता है, गलत पता है, तो आपको सही उत्तर अपने आप निकल जाएगा। तो प्रश्न को देखने पर मालूम होता है कि एपिनेफ्रिन आया है और एक कोर्टिसोल आया है। एपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल दोनों के दोनों एड्रीनल हार्मोन है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो है उससे निकलते हैं। ये एड्रिनल कहां पाई जाती है? किडनी पर पाई जाती है, किडनी पर। तो वो वाले हार्मोन्स है। तो बी जहां पर है वो मेरा उत्तर नहीं होगा, और डी जहां पर है वो उत्तर नहीं होगा। तो बी यहां पर है एक तो, और डी यहां पर है, ये उत्तर नहीं होगा। तो अब यहां से देखो, मैं चाहता तो सही उत्तर दे देता, परंतु आपके लिए सीखने की चीज है कि कोई भी प्रश्न जरूरी नहीं कि आपको आता है तभी उत्तर निकलेगा, जो आपको प्रश्न नहीं भी आता उसका भी आप उत्तर निकाल सकते हो। तो इसमें ट्राई आइडोथायरोनिन, इसकी बात करें तो ये जो है थायराइड से होता है, थायराइड से स्टिमुलेट होता है। तो कहने का मतलब ये भी नहीं होगा अपना, ई भी जहां है वो कैंसिल कर दीजिए, ई यहां है। तो अब देखो, आपको सही उत्तर ना भी पता हो तो भी आपका उत्तर निकल रहा है यहां पर। तो इस टेक्निक का आपको यूज करना है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम क्लास में सिखाते हैं बच्चों को। तो अब इसका राइट आंसर क्या है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, बोले तो ACTH ये होता है, और साथ में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये 2 हार्मोन है, ये निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इनको ध्यान रखेंगे। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ऐसा लगता है जैसे एड्रिनल का है, परंतु वो निकलता पिट्यूटरी से, ये ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो है A एंड C आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है पहले से ही आपके सामने सही कर दिया गया है। और भी बहुत सारे हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्टडी कर लेनी चाहिए आपको। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। फेफड़ों की कुल क्षमता में निम्नलिखित में से किसका योग है? तो ये प्रश्न भी आपको इंग्लिश में देखना चाहिए। हिंदी में बहुत सारी टर्म्स ऐसी है जो हिंदी वाले विद्यार्थियों को समझ नहीं आती, तो आपको इंग्लिश में चेंज कर लेना चाहिए इस प्रश्न को एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 55 इंग्लिश में, टोटल लंग कैपेसिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ, टोटल लंग कैपेसिटी जो है इनमें से किस किस का कॉम्बिनेशन है? तो सबसे पहले इसका स्पष्ट उत्तर देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी होती है और रेजिडुअल वॉल्यूम,
इन दोनों को मिलाकर के हमारा TLC बनता है, माने टोटल लंग कैपेसिटी। सामान्य रूप से हमारा आंसर यही निकलता है इसका। अब हमें जानना है कि ये होता क्या है। आपको मैं बता देता हूं कि कैपेसिटी जो होती है वो क्षमता हिंदी में बोलते हैं। कैपेसिटी जो भी बनेगी वो हमेशा वॉल्यूम्स को जोड़ने पर बनेगी। वॉल्यूम दो या दो से अधिक वॉल्यूम जुड़ते हैं तब आपकी जो है एक नई कैपेसिटी बनती होती है। वॉल्यूम चार टाइप के होते हैं जो कि यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसमें आप सामान्य रूप से श्वास लेते छोड़ते हैं, सामान्य श्वास प्रश्वास करते हैं। माने जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सामान्य श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो लमसम आपने 500 ml के आसपास यूज किया था, 500 ml ही ले रहे थे, 500 ml ही छोड़ रहे थे, इतना था। फिर आप नॉर्मल श्वास लेते हैं छोड़ते दिन भर यही करते हैं। कभी कभी आप जब उबासी लेते हैं या फिर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इनहेल नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। वो सामान्य रूप से लेते नहीं है बट आप ले सकते, क्षमता है आप। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है वो, ये आयतन रहता है जिसको आप लेते नहीं है बट आप भस्त्रिका आदि करते समय ले सकते हैं। ऐसे ही भस्त्रिका आदि करते समय आप 500 ml सामान्य छोड़ते हैं, उस भस्त्रिका आदि करते समय या बाह्य प्राणायाम आदि करते समय फोर्सफुली जो एक्सहेल करते हैं सामान्य श्वास के बाद में, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये तभी पॉसिबल होता है छोड़ना जब आप सामान्य श्वास छोड़ देते हैं उसके बाद में और ज्यादा धक्के से आप निकाल देते हैं सांस। आपने पूरा का पूरा धक्के से निकाल दिया जितना हो सके सांस सारा का सारा, और इसके बावजूद जो श्वास रह गया आपके अंदर उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो कि कभी भी निकलता ही नहीं है, लंग्स की शेप बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल है, उसको आपने देखा होगा, तो उस बोतल को अगर आप ढक्कन से बंद कर देते हो उसमें कुछ ना भी है तो भी उसका एक शेप बना रहता है। वो इसका मतलब उसके अंदर हवा है, वो हवा उसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। और वो हवा कब निकल सकती है, जब प्लास्टिक की बोतल को आप पूरी तरह से क्रैश कर दोगे, चिपका दोगे आपस में, तब। तो ऐसे जिस दिन छाती के ऊपर से ट्रक गुजर जाएगा तभी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम जो है निकलेगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे जीते जी या इवन मरने के बाद में भी नहीं निकलती है। लंग्स की शेप बनाए रखने के लिए जरूरी होती है ये रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये होता है। अब इन वॉल्यूम्स को सबको अगर हम जोड़ दें तो हमारा निकलता है टोटल लंग कैपेसिटी। परंतु देखो ABCE ये हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता यहां पर, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। इसका मतलब TLC ही है। इन सबको जोड़ दें अगर हम तो हमारा TLC ही निकलता है। बट इनको जोड़ने से पहले हमें बता दिया कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV, इन तीनों को जोड़ने से बनेगा वाइटल कैपेसिटी, प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ऐसे इन्होंने कर दिया, तो मतलब चारों को जोड़ते तो टोटल लंग्स की कैपेसिटी होनी थी, परंतु यहां पर पहले तीनों को जोड़ करके VC माने वाइटल कैपेसिटी बनता है और प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम और जुड़ गया चौथा, तो आपका क्या बन गया, टोटल लंग कैपेसिटी। इस चीज को समझने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाता हूं मैं। तो यहां पर आपके सामने वॉल्यूम दिए गए हैं, तो इस डायग्राम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि जैसे ये व्यक्ति एक श्वास ले रहा है, बार बार रिपीटेशन में श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, सामान्य रूप से। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पर देखो TV है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम लगभग 500 ml के आसपास ये बताया जाता है। फिर आप नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नॉर्मल श्वास लिया और उसके बाद में आप एक्स्ट्रा कितना ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कितना ले सकते हैं, वो वाला कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको रिजर्व कहते हैं कि आप लेते नहीं है, ये रिजर्व रहता है। आप भस्त्रिका आदि करोगे तभी आप इसको लोगे, यूज करोगे, अदरवाइज आप यूज ही नहीं करते। या रनिंग करोगे तब यूज करोगे, या उबासी लोगे तब आप यूज करोगे, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं करते इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। और ऐसे ही सेम जब आप सामान्य श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और सामान्य श्वास छोड़ने के बाद में आप कितना एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, वो कहलाता है आपका ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कहलाता है। ठीक है, अब देखो पूरे लंग्स में आप कितनी सांस भर सकते हो, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंदर लेने की क्षमता। वो कैसे कहलाएगी, टाइडल वॉल्यूम को भी तो आप अंदर लेते हो 500 को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी आप अंदर लेते हो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV जो है 2500 से 3000 ml के आसपास होती है, मतलब 2.5 लीटर से लेकर के 3 लीटर के आसपास होती है IRV। ऐसे ही 1000 ml माने 1 लीटर से 1100 ml के आसपास होते हैं ERV, और 500 ml आपको टाइडल वॉल्यूम बताई। 500 ml को अगर IRV के साथ जोड़ दो, मतलब जैसे पहले मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक वॉल्यूम जोड़ेंगे तो कैपेसिटी बनती है। टाइडल वॉल्यूम अंदर लेने की क्षमता 500 और 2500 एक्स्ट्रा आपकी क्षमता, टोटल लगभग 3000 से 3500 के आसपास आपकी क्या आ जाएगी, 3000 से 3500 के आसपास आपकी IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। इस प्रकार से यदि आप IRV, टाइडल वॉल्यूम
और ERV, तीनों को जोड़ते हो तो बनता है वाइटल कैपेसिटी। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी मिला देते हो तो क्या बन जाता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। माने 4 वॉल्यूम होते हैं आपके, एक होता है IRV, एक होता है टाइडल वॉल्यूम, एक होता है ERV और एक होता है RV रेजिडुअल वॉल्यूम। 4 ही वॉल्यूम होते हैं। चारों को टोटल जोड़ दिया तो लंग्स में जितनी की क्षमता है लंग्स की वो टोटल आ जाती है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। और जितनी श्वास को आप धक्के से निकाल सको और धक्के से ले सको, जितनी पूरी कोशिश के में धक्के से निकाल सकते हो फोर्सफुली और फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में एक खासियत है कि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे कभी भी, चाहे कितना भी आप जोर लगा लीजिए। अगर आपके लंग्स हैं आपके पास में तो आप रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं निकाल सकते। रेजिडुअल वॉल्यूम तभी खत्म होता है जब लंग्स जो है उसके ऊपर से ट्रक गुजरे और छाती पूरी की पूरी जमीन पर चिपक जाए, तभी रेजिडुअल वॉल्यूम खत्म होता है। अदरवाइज रेजिडुअल वॉल्यूम कभी खत्म नहीं होता है, ये ध्यान रखें। इसकी क्षमता लमसम जो है 1200 ml के आसपास होती है। ये वैल्यूज बुक टू बुक हल्का फुल्का वेरी कर सकती हैं, तो लमसम मैंने अमाउंट बताया है ये निकलता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, चारों वॉल्यूम को मिलाना। तो हमारे को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको चारों वॉल्यूम को मिलाने के लिए कह सकते थे हम A, B, C और E, चारों वॉल्यूम को हम मिला देते, बन जाता हमारा TLC बिल्कुल। बट यहां पर ऑप्शन देखो ऐसा है नहीं, ऑप्शन में केवल वाइटल कैपेसिटी निकाल दिया। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी यहां पर देखो A, B और C, इन तीनों को जोड़ा तो अपना क्या बन गया VC, वाइटल कैपेसिटी बन गया। जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं IRV, ERV और टाइडल वॉल्यूम, इन तीनों को जोड़ने से वाइटल कैपेसिटी बना। और वाइटल कैपेसिटी में एक वॉल्यूम और रह गई जिसको बोलते हैं हम RV, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि E नंबर पर है। तो उसको जोड़ने से हमारा TLC बन जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माने ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना, जो आप पढ़ते हो वैसा ही नहीं होता हमेशा। प्रश्न एग्जामिनर किस तरीके से डिजाइन करता है, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, कूट क्या दिए गए हैं, उस पर आपका उत्तर डिपेंड करता है। मैं फिर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि A, B, C और E, इन चारों को मिलकर के भी आपका TLC होता है। बट वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर कूट में आपको नहीं दिया हुआ, कूट में आपको D एंड E का दिया, तो वो आपको सोच करके उत्तर देना था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए आप फिर से डायग्राम देख सकते हैं, अदरवाइज आपको एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। और कंप्लीट कोर्स हम एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाते हैं, आप चाहे तो जल्दी से वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका एग्जाम 100% श्योरिटी के साथ वन टाइम में ही क्रैक हो सके। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन कीजिए एक्यूरेट योगा ऐप। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। आप है बोलते जल को, जल की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो आप लोगों को पंच महाभूतों का सीक्वेंस बताया हुआ है, सबसे डेप्थ में मिलता है आपको शिव संहिता में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलती है। और भी बहुत सारे ग्रंथ है जिनमें महाभूतों के ऊपर चर्चा की गई है अच्छे से। तो शिव संहिता का मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि सभी जगहों पर महाभूतों की उत्पत्ति सेम ही है, कोई भी ग्रंथ वह इससे मतभेद नहीं रखता इनमें। तो कहते हैं ब्रह्म के तेज अंश से कहते हैं सबसे पहले आकाश तत्व की पैदाइश हुई थी। आकाश के बाद में वायु, आकाश से वायु, वायु के बाद में आकाश, वायु, अग्नि, फिर जल और फिर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 5वें नंबर पर। ऐसे जो है कहते हैं संसार में पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई थी। ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर उत्पत्ति होती है, स्थूल की ओर। जैसे एक माता और पिता के दो सेल मिलते हैं, उनसे हमारा शरीर इतना बड़ा बन जाता है, सूक्ष्म सेल से हमारा शरीर बन गया इतना बड़ा। तो हमेशा उत्पत्ति जो भी होती है संसार में वो सूक्ष्म चीजों से स्थूल की तरफ होती है। सूक्ष्म ईंटें छोटी छोटी होती है, उनसे बहुत बड़ा महल खड़ा हो जाता है। सेम ऐसी उत्पत्ति हमेशा सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है। या इनको कह सकता है एग्जामिनर की उत्पत्ति के अनुसार इन पांचों तत्वों को अरेंज कीजिए, तो आपके सामने ये अरेंजमेंट आ सकता है। इसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा के तेज अंश से आकाश पैदा हुआ, जिसकी तन्मात्रा क्या है, मूल रूप से शब्द है। वायु की स्पर्श है, ये याद रखने, कल को आ सकता है प्रश्न। अग्नि की रूप मानी जाती है, जल की रस तन्मात्रा है, और पृथ्वी का संबंध गंध से बताया जाता है, गंध तन्मात्रा से। एक ये थ्योरी है डायरेक्ट। दूसरी थ्योरी ये कहती है, कहते जैसे एक पुत्र में पिता के गुण होते हैं और उसमें अपने दादा के भी कुछ गुण मिलेंगे डीएनए में, और उसके परदादा के भी गुण होंगे, सबके गुण होंगे। तो ऐसे अब बताइए पृथ्वी में कौन कौन से गुण हो सकते हैं। जैसे आकाश में तो शब्द है, वायु में स्पर्श है, और साथ में क्या हो सकता है, शब्द का भी गुण मिलेगा, दोनों का गुण मिलेगा। रूप जो है उसमें स्पर्श भी मिलेगा और शब्द के भी गुण मिलेंगे क्योंकि उनसे उत्पत्ति हो रही है। और रस में रस तो है ही है, प्लस में रूप वाला गुण भी मिलेगा, स्पर्श भी मिलेगा और शब्द भी मिलेगा। मतलब इसमें टोटल 4 गुण हो गए, 3 + 1। और गंध पृथ्वी का मूल गुण है, उसमें इनके दादा परदादा जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इनके भी गुण मिलेंगे। तो सबके गुण मिलते हैं इस प्रकार से पहले वालों के। यहां पर हमसे पूछा गया कि बताइए आपे मीन्स जल की उत्पत्ति किससे होती है। तो जल महाभूत की बात करें तो आपे बोला जाता है, ये ध्यान रखें। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, किससे उत्पत्ति हो रही है, आकाश, वायु, अग्नि से।
आकाश ए, बी वायु और अग्नि ई। ए बी ई ऑप्शन नंबर 3 में है, मींस हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। एक बात इसके साथ और देखिएगा, अग्नि को जो है बहुत सारे ग्रंथों में एनल शब्द से भी बोलते हैं, एनल, या फिर तेज वर्ड से भी डिनोट करते हैं। वायु को एनिल बोलते हैं, एनिल, एनिल। आकाश को ख शब्द से बोलते हैं, ख शब्द, ठीक है। वायु एनिल है, अनिल, और अग्नि एनल है, एनल, ऐसा बोला जाता है। और पृथ्वी को भू से बोला जाता है, भू मीन्स भूमि, पृथ्वी। ये वर्ड थोड़े से डिफरेंट है, इनको जरूर ध्यान रखें। और जल को आपको बताई दिया है, आप है। इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। साधक को, यौगिक साधक है कोई भी, उसको किन कठोर नियमों एवं विनियमों में आग्रहित नहीं होना चाहिए, कि कौन सी चीजों को फोर्सफुली नहीं फॉलो करना चाहिए। तो कोई भी ग्रंथ उठा लेना आप, हठ योग का, हठ योग का कोई भी टेक्स्ट ले लो, हर हठ योग ग्रंथ का कहना है कि प्रातः स्नान मत करना, क्योंकि लोगों को ऐसी मान्यता है प्रातः स्नान करोगे तभी आपको जो है भगवान मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि प्रातः स्नान करोगे तो हठ योग करोगे तो फिर आप फिर से मिट्टी में हो सकता है शरीर, क्योंकि ऐसी ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें शरीर दूषित हो जाता है, मल त्याग आदि करना होता है, आपको संग प्रक्षालन आदि करना है, तो फिर नहाना पड़ेगा। तो कहते सुबह सुबह स्नान करके तैयार होकर के मत बैठ जाना, फिर अभ्यास कब करोगे। तो इसलिए प्रातः स्नान वर्जित कर दिया, कोई जरूरी नहीं है, कहते करना है तो फिर उसके बाद में योगाभ्यास करने वाले फिर से नहाना ही पड़ेगा ही। और हमेशा कहते हैं उपवास कभी नहीं करना, उपवास फास्टिंग कभी नहीं करनी, प्रत्येक हठयोगी ग्रंथ कहता है। क्योंकि उपवास अगर करोगे आप, क्योंकि हठयोग कर रहे हो तो हठयोग से ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है, तो आपको उचित आहार की आवश्यकता होती है। उपवास करोगे तो जठराग्नि प्रज्वलित है पूर्ण रूप से। उपवास उनके लिए विशेषकर होता है जिनकी पेट में डाइजेशन आदि खराब हो जाए। यहाँ पर तो जठराग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित है, ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, तो आपको रोग होने की संभावना नहीं। तो कहते उपवास कभी मत करना, नहीं तो शरीर जो है कमजोर हो जाएगा। तो ये दो काम कभी भी नहीं करने चाहिए, प्रत्येक ग्रंथ में कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो प्रातःकालीन स्नान बी कभी नहीं करना, संतुलित आहार तो हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए, तो हर हठयोगी ग्रंथ कहता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो प्रातः स्नान जो है वो वर्जित है, यही प्रश्न में पूछा गया है, वो नहीं करना। और उपवास नहीं करना, उपवास मीन्स यहाँ पर व्रत वर्ड दिया है, कहता है ये नहीं करना। बी और डी तो मेरे उत्तर होंगे ही होंगे, तो जहां पर बी और डी नहीं है उसको कैंसिल करेंगे हम। एक तो ये नहीं होगा और यहां पर बी डी नहीं है। तो अब देखो बी डी के साथ में सी होना चाहिए या ई होना चाहिए, दृढ़ संकल्प तो रखना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। शीत जल स्नान कर दिया, शीत जल से स्नान, ये वाला भी कहते हैं इसके लिए ना आग्रहित, धक्का नहीं करना है, फोर्स नहीं करना। मजबूरी में नहाना पड़ रहा है अलग बात है, बट फोर्सफुली आपको ऐसा नहीं करना कि मैं तो ठंडे जल से ही नहाऊंगा जिंदगी भर। तो ऐसा जो है साधक को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी सी और डी जहां भी है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, तो ये ध्यान रखें, कभी भी प्रातः स्नान और उपवास की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं कही जाती है, हमेशा ध्यान रखें। सब में कहा जाता है कि प्रातः स्नान उपवास कभी भी नहीं करना चाहिए, हठ योगिक ग्रंथों में स्पेशली। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। व्यान मुद्रा के अभ्यास हेतु निम्नलिखित में से किस अंगुलियों के अग्रभाग को आपस में स्पर्श करना होता है। तो अंगूठे के साथ टच करना होता है मुद्राओं में। हस्त मुद्रा से एक प्रश्न पूछा गया है, हालांकि ये आपके सिलेबस में तो नहीं है कहीं भी, ना ही हठयोगिक टेक्स्ट में मिलती है जो आपके सिलेबस में, और ना ही 10वें यूनिट में है। ये जनरली किसी बुक से उठा करके एग्जामिनर ने दे दिया है। कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, बट क्योंकि आप योग के विद्यार्थी है तो ये योग की ही बात है, तो एग्जामिनर इतना हल्का फुल्का आपसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछता है हर बात, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होता है। व्यान मुद्रा की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर अंगूठा और पहली दो उंगली तर्जनी और मध्यमा, ये दो उंगली इनको टच कर देते हैं अग्रभाग को, तो आपकी व्यान मुद्रा हो जाती है। अगर आप पहली तीनों उंगलियों को मिला देते हैं, जैसे अंगूठे के साथ में अग्रभाग और क्या मिला दिया, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, तब ये जो है आपकी इन चारों को मिलाने से उदान मुद्रा हो जाती है। उदान माने उदान मुद्रा में पहले चारों उंगलियों के टिप्स आपसे मिल जाएंगे, बस एक कनिष्ठा जो है वो साइड में रहेगी, सीधी रहेगी वो। इस प्रकार से उदान मुद्रा हो गई। इस प्रकार से ये ढेरों मुद्राएं हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बट यहां हमसे व्यान मुद्रा पूछा तो हम स्पष्ट इसी का उत्तर देंगे। ए बी सी जो है आपका राइट हो जाएगा। एग्जामिनर जिस प्रकार की भी बात कर सकता है उस तरीके से आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रैक्टिकली आप अगर अभ्यास करते हैं प्रतिदिन तो आपको इन मुद्राओं के बारे में जरूर पता होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। गेरण संहिता के अनुसार कामदेव के सदृश काया की प्राप्ति हेतु प्रासंगिक योगाभ्यास में से कौन सा है। तो गेरण संहिता में कामदेव के लिए पहले तो हठ प्रदीपिका की बात करते हैं। हठ प्रदीपिका में कामदेव के लिए बताया है शीतकारी।
शीतकारी में का शब्द आता है, का से याद रखेंगे कामदेव के समान बनाता है ये सुंदर, और स से होता है सृष्टि, तो सृष्टि संहार कारक भी ये बनाता है। कल को ये प्रश्न आ सकता है सृष्टि संहार कारक कौन सा प्राणायाम करता है, तो शीतकारी के अभ्यास से कहा जाता है कि सृष्टि को संहार और सृष्टि बनाने में और खत्म करने में कहते हैं इतना सक्षम हो जाता है शीतकारी के अभ्यास से, योगिनी के चक्कर से सम्मानित होता है। ये तो बात हुई हमारी हठ प्रदीपिका की, और आप लोगों को पता होगा कि शीतकारी गेरण संहिता में है ही नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है। तो हठ प्रदीपिका में शीतकारी है, मतलब शीतल अभ्यास होंगे, वो आपको क्या बनाएंगे, कामदेव के समान बनाएंगे। तो इनमें से देखो, एक है शीतक्रम कपालभाति जो शीतलता का प्रतीक है, और एक जल बस्ती ये भी शीतलता का प्रतीक है, बाकी ठंडक का प्रतीक नहीं है। तो शीतलता के जो प्रतीक होंगे वही आपको कामदेव बना सकते हैं। ए और डी इसका स्पष्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। और एक्चुअल में गेरण संहिता में देखते तो वहां पर भी यही चर्चा की गई है, जल बस्ती से कामदेव के समान बनते हैं। और शीतक्रम कपालभाति का प्रकार है, कपालभाति के 3 प्रकार बताए गए वहां पर, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम, ये आपके 3 प्रकार है। नौली को पेट से संबंधित ये क्रिया है। त्राटक में कहा जाता है कि आप जो है कंटिन्यूअसली एक सूक्ष्म बिंदु को देखना और इसके लाभ बताते हुए कहते हैं निद्रा आदि तंद्रा आदि पर विजित हो जाते हैं, आंखों के रोग दूर हो जाते हैं। और एक मुद्रा की इसमें प्राप्ति होती है, शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। खेचरी मुद्रा की सिद्धि किस से होती है, नेति के अभ्यास से कहते हैं कि खेचरी सिद्ध होती है। नेति एक षटक्रियाओं में से एक है गेरण संहिता में, उसके अभ्यास से खेचरी की सिद्धि होती है। तो ये एक्स्ट्रा बातें आप जरूर जान के रखें, आगे कल को आ सकते हैं। इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, श्रोणी पेशियों के पोषण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त योगाभ्यास निम्नलिखित में से कौन से हैं। श्रोणी बोलते हैं पेल्विक मसल्स को। फिर भी हम इस प्रश्न को थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने इंग्लिश में है। यहां पर द मोस्ट रिकमेंडेड योगिक प्रैक्टिस फॉर नूरिशमेंट ऑफ पेल्विक मसल्स, पेल्विक श्रोणी प्रदेश होता है, नाभि से नीचे वाला जो एरिया होता है जिसमें मेनली आपके एनएस के आसपास का एरिया आता है, वो वाला पेल्विक मसल। तो वहां पर जो है एक तो मूलबंध लगता है और एक अश्विनी मुद्रा होती है, तो यही सबसे बेस्ट होती है, दोनों की दोनों मूलबंध और अश्विनी मुद्रा। इन्हीं से कहते हैं आपकी जो है पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होगी, उसको बार बार करेंगे पेल्विक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा। कॉमन सेंस का प्रश्न था, जरूरी नहीं कि आप किसी टेक्स्ट को पढ़े हो तभी पता लगेगा, आप जनरली इन जनरल अगर इन चीजों को जानते तो भी आपका उत्तर राइट हो जाएगा। हालांकि अभी कहा जा सकता है उद्यान बंद से भी थोड़ा इंपैक्ट आता है, तड़ागी से भी आता है, बट क्योंकि आपको ऑप्शन 2 ही चूज करने थे और बेस्ट वन चूज करने थे, मोस्ट रिकमेंडेड, तो इसमें ए एंड बी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ में पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से 60 तक क्वेश्चन को किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो का कोई भी अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर आए। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का।